आपने पता नहीं कितने अरसे बाद इतनी सपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में आज प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम नहायत ही एक ख़ूबसूरत मौजू पर बात करने वाले हैं, और ये ख़ूबसूरत मौजू है ख़वातीन से मुतल्लिक, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों से मुतल्लिक। कोई भी ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क या कोई ऐसा महज़्ज़ब मुआशरा नहीं है जिसने तरक्की की हो और ख़वातीन के बग़ैर की हो। हमारे यहाँ ख़वातीन के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, जो इनको तरक्की की राह में दुश्वारियाँ और मुश्किलात हैं, वो आप सब जानते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में या जहाँ पे हम रहते हैं, वतन अज़ीज़ में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुसलमान मुल्क है और जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, और जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। औरत को जो मुकाम और जो मर्तबा जो दीन इस्लाम ने अता किया है, वो बदकिस्मती से हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली उस तरह नज़र नहीं आता है। हम बहुत सी जगहों पे ख़वातीन की हक़ तलफ़ी करते हैं, और एक बात और भी है कि जो माहिरीन कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन को भी अपने हुकूक का अंदाज़ा नहीं है, और हकीकत तो ये है कि हम सबको ही अपने फ़राइज़ का अंदाज़ा नहीं कि हमने क्या क्या फ़राइज़ अदा करने हैं। जब तक हम अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे तो हमें हमारे हुकूक हासिल नहीं हो सकेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस हवाले से बात करने के लिए, ख़ास तौर पे आज के मौजू के हवाले से कि बाहिम्मत औरत और हमारा मुआशरा, ये हमारा आज का मौजू है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, और एडवोकेट सना अमीन जान। आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सना? वालेकुम सलाम फ़हीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि एक औरत का किसी भी माशरे की तरक्की में क्या किरदार हो सकता है, इस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। फ़हीम, जब आप देखें, आपकी किसी भी मुल्क की, किसी भी कंट्री की जो फाउंडेशन है ना, वो बेस्ड करती है एक औरत के ऊपर। हर बच्चे का, हर इंसान का जो पहला दरजगाह है वो उसकी माँ है, जो कि एक औरत है। तो अगर आपकी फ़ाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर आपकी पहली दरजगाह स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर आपकी तरबियत नहीं अच्छी होगी, तो आपका नेशन एक वीकर नेशन होगा। जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी फ़ाउंडेशन होगी, उतना स्ट्रॉन्ग वो नेशन होगा। तो किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जो एक औरत है। तो वो हम एक औरत को जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे, उसे एजुकेटेड नहीं करेंगे, उसे बाहिम्मत, बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, तब तक ये फाउंडेशन कैसे मजबूत हो सकेगी अगली जनरेशन के लिए? फिर आपने भी एक बात बोली कि बहुत औरतों को पता ही नहीं है उनके राइट्स क्या हैं। आपने कई एक्चुअली ऐसी मूवीज़ भी देखी होंगी जिसके ऊपर एक वो आइलैंड के अंदर जो है लोगों को रखते हैं, उनको पता नहीं होता कि बाहर भी दुनिया एक है और उसमें क्या हो रहा है। ये दिस इज़ एक्चुअली वेरी रेलिवेंट एंड वेरी रिलेटेबल एज वेल, कि यहाँ पे औरतों को पता ही नहीं है कि उनके क्या हुकूक हैं। नॉर्मल लोगों को नहीं पता उनके क्या हुकूक हैं, तो औरतों को तो वैसे ही हम सेकंड ग्रेड सिटीजन्स ट्रीट करते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं है कि उनके हुकूक क्या है। तो पहला आपका स्टेप होता है कि आप किसी भी इंसान को उसके फंडामेंटल राइट्स बताएं, आप औरतों को उनके राइट बताएं। बहुत अरसे तक अगर आप देखें, ये बहुत कोई नई बात नहीं है कि औरतों को हक़ दिया गया है वोट करने का। औरतों के पास ये हक़ भी नहीं था। औरतों को एजुकेशन में प्रेफरेंस नहीं दी जाती। लोग प्रेफर करते हैं कि जो एक लिमिटेड अमाउंट की होती है उनके पास, वो अपने बेटों को पढ़ा लें, अपनी बेटियों को ना पढ़ाएं। इवन जिनके पास पैसों का भी मसला नहीं है, वो भी जो है नहीं पढ़ाते अपनी लड़कियों को, बिकॉज उनको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, कल को हांडी रोटी ही करनी है। ये जवाब होता है। तो क्या वो अपने पैसे हम लगाएं और जो है उसकी एजुकेशन पे खर्च करें। फिर कुछ लोगों को डर भी लगता है कि बाहर सेफ नहीं है औरतों के लिए,
तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो आप कोई भी चीज़ आप हमेशा स्टार्ट करते हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर, पहले आप रियलाइज़ करते हैं कि एक गैप है, एक नीड है जो आपने मीट करनी है। पहले आप वो नीड रियलाइज़ करते हैं। आई थिंक वी हैव रियलाइज़ कि ये नीड है, एक गैप है, लोगों को नहीं पता अवेयरनेस का, उनको इस हकूक़ों के बारे में उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। फिर आप उसके ऊपर प्लान करते हैं कि आप किस किस तरह से उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, उसमें किसका क्या किरदार हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे यहाँ माशरे में औरतों को थोड़ा तंग नज़री से देखा जाता है या ख़वातीन के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है? मुझे ऐसा सिर्फ लगता नहीं है, मुझे बहुत मरतबा ऐसा महसूस भी होता है। और वो किस तरह, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो एक औरत जो है वो कैसे सोचती है इस हवाले से। एक्चुअली जनरली स्पीकिंग भी और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अगर मैं बात करूं तो आपके डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं, जो आपके घर से स्टार्ट होती है, आपके घर वाले करते हैं। अच्छा, ओके। डिस्क्रिमिनेशन आपके घर से ये भी स्टार्ट होती है कि आप मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है ओवर ए फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड है भी तो उसकी नीड्स को जो है कैटर नहीं, वो सेकेंडरी कैटर किया जाता है, पहले मेल चाइल्ड की नीड को कैटर किया जाता है। इवन उसकी नरिशमेंट पे भी जब बात आती है बच्चे की, उसमें भी जो है मेल चाइल्ड को पहले कैटर किया जाता है, उसके बाद फीमेल को कंसिडर किया जाता है। फिर जब आप घर से निकलते हैं फिर आप जाते हैं इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कहीं काम करने जाते हैं। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। मेरा मल्टीपल जगहों पे है काम करने का एक्सपीरियंस, और मैं बहुत, मेरा लड़कियों में उठना बैठना भी है, बहुत लोगों को जानती हूँ, उनके सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस मुझे पता है कि वर्क प्लेस पे कैसे, मतलब हम जैसे हरासमेंट के हवाले से बहुत सारी हमने शिकायत सुनी, और ये देखें ये भी वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे बेटियों को, वो घर से बाहर निकालने से उन्हें इस तरह मतलब थोड़ी सी वो आज़ादी देने से ना वो डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि कोई ऐसा मिसहैप हो जाए। हमारे यहाँ सोसाइटी में वाकई, आप खुद वकील भी हैं, तो ज़रा ये भी बताइए कि इन सारे मामलात को अदालतों के ज़रिए भी तो हल किया जा सकता है, इंसाफ की बरवक्त फराहमी से। ऐसा भी हो सकता है। अगर हम वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो उसके अंदर आपके सबसे पहले वेज डिफरेंसेस आ जाते हैं। जो वेजेस मर्दों को मिलती हैं एक सर्टेन टाइम पे काम करने के लिए, वो औरतों को नहीं मिलती। ट्रू। बिहेवियर इश्यूज़ हैं, लोग अपने जो बॉसेस होते हैं फीमेल स्टाफ पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ़ील हो क्या इस बंदे को मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं टास्क कर लूँगी। तो एक ये भी मसला है, सेफ्टी का मसला है बहुत ज़्यादा। हर दूसरी तीसरी आप लड़की से बात करें, उसका कोई ना कोई जो है उसके पास स्टोरी होगी वर्क प्लेस हरासमेंट की, वो उसकी किसी सीनियर ने की होगी, वो किसी बॉस, किसी ना किसी ने वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ किसी के साथ हुआ है लाजमी। नहीं, तकरीबन सारी लड़कियाँ, मतलब उनके साथ जो भी कामयाब लड़कियाँ हमें नज़र आती हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके साथ हरासगी के वाक़यात कहीं ना कहीं हुए होते हैं। ये आप कह रही हैं? मेरा देखिए ऑफ कोर्स हो सकता है सबके साथ नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत मेजर नंबर ऑफ परसेंटेज है जिनके साथ हुआ है। मैं अगर जो है एक 5 तो किस किस्म की हरासगी होती है? फिज़िकल हरासमेंट होती है इसके अंदर देखिए एवरीथिंग दैट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, दैट इज़ हरासमेंट। आपसे फेवर मांगे जाते हैं कि आपको रेस चाहिए, इफ़ यू वांट टू स्टे इन अ जॉब, आपको प्रमोशन चाहिए, तो इस तरह की ऑफर्स होती हैं। फिर आपका उस टॉक्सिक माहौल में रहना जो है नहीं होता पॉसिबल, एंड इवेंचुअली पीपल हैव टू लीव। बहुत सारी लड़कियां बचाते रहें या काम के ऊपर तवज्जो दें, आप मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो जिनके पास ये ऑप्शन होता है, ये क्या प्रिविलेज कह लें कि प्रिविलेज होता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में वो अपनी जॉब छोड़ दें, स्टेप आउट कर दें या वो रिपोर्ट कर दें HR को। लेकिन बहुत केसेस के अंदर लड़कियां डरती हैं कि हम अगर रिपोर्ट करेंगे कि हम इस नहीं सुनेंगे ये बात या हम इस पर कोई एक्शन लेंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि उनका रोज़गार उस पर डिपेंडेंट, उनका ब्रेड एंड बटर है, उनकी फैमिलीज चल रही हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, माँ बाप को सपोर्ट कर रही हैं। तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर कोई इस प्रिविलेज पोजीशन में नहीं होता कि वो जो है स्टेप अप करे और जो है वो बोले कि जी यू नो ये मेरे साथ ही हो रहा है।
उसकी वजह ये भी है कि हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने बात की कि अदालतों के थ्रू हल किया जा सकता है, अदालतों के थ्रू एक्चुअली हल किया जा सकता है, लेकिन अगेन उस पर भी अवेयरनेस नहीं है। लॉज हैं, वुमेन प्रोटेक्शन बिल्स हैं, प्रोटेक्शन लॉज हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज हैं, लेकिन वही बात ना कि लोगों को पता नहीं है, तो उसके ऊपर भी अवेयरनेस आप क्रिएट करें। उसके बाद आप लॉज पे बताएंगे, फिर आपने ये भी, जब भी आप किसी अदालत का नाम लेते हैं, कोर्ट का नाम लेते हैं, तो लोग डरते हैं। आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है कि लेंदी प्रोसीजर्स हैं, पता नहीं केस रिजॉल्व होगा कि नहीं, क्यों जाएं, मतलब वैसे ही एक मसले में हैं, हम और मसलों में पड़ें। ये एक कॉन्सेप्शन है अदालतों को, कोर्ट्स को लेके। अच्छा सना, हमें ना एक अभी वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं चाहूँगा कि ख़वातीन के हकूक़ को और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए जो क़वानीन हैं, जिनका हमारी ये टेलीविज़न स्क्रीन के उस पार जो हमारी बहनें इस वक्त देख रही हैं स्पेशली, उनको पता होना चाहिए जिनके बारे में, मैं चाहूँगा कि आप वो गाइड कीजिएगा। दोस्तों एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं हम बाहिम्मत औरत और हमारे मुआशरे के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सना अमीन जान, आप एक सोशल वर्कर भी हैं। वक्फे से पहले सना हम बात कर रहे थे कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ये एक बाकी सारी रुकावटों के साथ साथ वो ख़वातीन जो अपने आप को इस काबिल बना लेती हैं कि वो मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, या वो सबके शाना बिशाना काम कर सकें, तो वहाँ पे काम की जगह पे उन्हें जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप उसके हवाले से बता रहे थे, जिसके बारे में आपने कहा कि फ़िज़िकल हैरेसमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है। काम की जगह पे मर्दों और औरतों के किरदार के हवाले से बात करें कि जो मर्द हैं उन्हें क्या रोल प्ले करना चाहिए और क्या होता है, और ख़वातीन जब काम करने जाती हैं तो वहाँ उन्हें अपने आप को, अपनी सोच को किस तरह रखना होता है। देखिए फ़हीम, एक तो खैर मैंने आपको बताया फिज़िकल हरासमेंट, एक और होती है कि मोर ऑफ अ मैनिपुलेशन भी होती है फ़ीमेल वर्कर्स की, लेकिन जहाँ तक वहाँ पे दूसरे मर्दों का और औरतों का किरदार है, तो देखिए हर कोई बराबर नहीं होता। जो लोग निकल के जाती हैं अपने घरों से, काम कर रही होती हैं, तो उसके पीछे भी उनके घर वाले भी होते हैं, बाप भाई होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी लोग होते हैं तमीज़ के जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो बता नहीं पा रही होती हैं, या लोग इन अ पोजीशन टू स्टेप अप टू हेल्प नहीं होते हैं। तो असल मसला तो उस काली भेड़ से है। वो वहाँ पे वो जो एक शख्स जो है जो इस तरह की 1 2 3 4 जितने भी हैं वहाँ पे, जिनके इस रवैये की वजह से उस औरत को तकलीफ़ पहुँच रही है और वो उस तरह जो उसके अंदर एक पोटेंशियल है वो उस तरह काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, जब भी आई थिंक बेशक ये वर्क प्लेस हो, बाहर हो, आपका घर हो, कहीं पे भी आप हो, कि किसी इवेंट पे हो, आई थिंक एक चीज़ जो सब पे अप्लाई होती है वो ये कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ नोट कर रहे हैं कि किसी के साथ हो रही है, तो आप उसको इतना सेफ स्पेस दें कि वो बंदा आके आपसे बात कर सके, और अगर वो एक्शन लेना चाहे तो आप उसके बैक पे हों, ठीक है? क्योंकि लोग डर के नहीं लेते कि उनकी जॉब चली जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये भी एक डर है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन कोई देख रहे हैं, अगर आपको कोई, अगर आप नहीं भी देख रहे, अगर आपको आके कोई ऐसी बात बताता है, तो आप एटलीस्ट लुक इनटू इट, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसको थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि बंदी के साथ या किसी के साथ भी, बंदे के साथ भी हो सकते हैं, ऐसा किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो तो उसको रिपोर्ट करने में उसको डर ना लगे, उसको पता हो कि मेरे पास ये वी हैव सेफ पीपल अराउंड दैट वी कैन गो टू एंड स्पीक। ठीक है, इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है काम की जगह पे, कोई मुश्किल पेश आती है तो उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, स्पेशली आप सही इस पर भी बात करना चाहूँगा कि आप सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन को ये भी एक डर होता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी अगर उन्होंने बात की। फ़र्ज़ करें बॉस ही है, अगर वही आपके साथ जो है उसी का रवैया ठीक नहीं है, तो आप रिएक्ट करेंगे या
तो कुछ या किसी को कंप्लेन करेंगे किसी अपने सीनियर की, तो वो फिर आपके साथ ऐसा रवैया रखेंगे, या तो फौरी तौर पे नौकरी जाएगी या कुछ अरसे बाद परफॉर्मेंस की बेस पे बहाना करके नौकरी चली जाएगी। और हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर ख़वातीन वो मजबूरी के तहत भी नौकरियां कर रही हैं, क्योंकि उनके घर में अपना वो सिस्टम चलाने के लिए उन्हें काम करना है। ऐसी ख़वातीन की भी कमी नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो अगर वाकई किसी के साथ ऐसी कोई ज्यादती हो रही है तो वो कानून का, ये जितने बिल बने हुए हैं ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इनका किस तरह वो एक इस्तेमाल करके अपने लिए एक शील्ड बना सकती है? देखिए, लॉज तो हैं, ठीक है, दो हमारा थोड़ा सिस्टम थोड़ा वीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारा सिस्टम वीक होता है, लेकिन हमारे पास ये रूम होता है कि हम उसको थोड़ा नॉलेज उसमें डाल के चीज़ों को पुश करके अच्छे से अपना काम करवा लें। अब लॉज एग्जिस्ट करते हैं, साइबर क्राइम के लॉज एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे भी बुली कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, उसके ऊपर लॉज हैं कि आप उसको रिपोर्ट करें FIA को, वो उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। इसी के अलावा और वुमेन प्रोटेक्शन बिल्स हैं जो आपको सेव करते हैं, हैरेसमेंट से आपको सेव करते हैं, चाइल्ड मैरिजेस से आपको रेस्ट्रेन करते हैं। अगर आपको खुला चाहिए उसके ऊपर एक्ट, तो लॉज तो सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम इतना आई थिंक फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मे बी सबका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन के कि हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम इस राउट पे नहीं जा सकते बिकॉज इट वांट रिजॉल्व अवर प्रॉब्लम। ऐसा एक्चुअली है नहीं। अगर आपका ऐसा कोई केस है तो मेरा ख्याल है कि देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ट्रस्ट जस्टिस सिस्टम के ऊपर रीस्टोर करें। जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें नहीं पढ़ेंगे उस एक सिस्टम के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर, जब तक आपको एक एक्चुअली यू कैन नॉट रियली से एज वेल, एंड जब तक वो और इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। मोस्टली जो चीज़ें डिले होती हैं केसेस के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, वो मोस्टली क्लाइंट्स खुद कर रहे होते हैं, अक्सर लॉयर्स कर रहे होते हैं। तो गेट योर सेल्फ एक कोई तमीज़ का लॉयर जिसको आप खुद भी थोड़ा पढ़ें, उसको बोलें आपको एजुकेट करे लॉज के ऊपर। फिर कुछ सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। लीगल एड सोसाइटी है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है जो आपको सपोर्ट करती है। हेल्पलाइंस है, कुछ लोगों ने अपनी बनाई हुई है कि अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आप उनको रीच आउट कर लें, वो आप उनके लॉयर्स को रीच आउट कर लें, वो आपको गाइड करेंगे। इफ़ नथिंग तो मेरे ख्याल से गूगल आजकल जो एक चीज़ है जिस पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप यकीन करें, बैठे बैठे 2 मिनट में आपको पता चल जाती हैं सारी चीज़ें। बेहतर होता है कि आप थोड़ा ख़ुद भी पढ़ लें। जब आपको ख़ुद कोई चीज़ पता होती है ना पर्सनली, तो जब आप किसी लॉयर से बात करें, आप किसी पुलिस ऑफिसर से बात करें, आप किसी कोर्ट ऑफिसर से बात करें, तो वो आपको उसके पास रूम कम होता है आपको बेवकूफ़ बनाने का। तो बेहतर है कि आप थोड़ा उसको ख़ुद भी पढ़ लें। लॉज आर देयर, एक चीज़ आपकी प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी है। अब आपको उसको आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ को से फ़ायदा उठा लें और उसको यूज़ कर लें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के हवाले से बचने के लिए ऐसे क़वानीन मौजूद हैं साइबर क्राइम के हवाले से। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपकी तस्वीर का या वीडियोस का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या आपकी बदनामी का बायस बन रहा है, तो आप उसके ऊपर बाकायदा केस कर सकते हैं। इसके ऊपर काम हो भी रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा वुमेन प्रोटेक्शन बिल है, या ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरा एक कानून मौजूद है। और फिर आपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के हवाले से बाकायदा बताया कि इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, हमारे पास इनको महफूज रखने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक कानून मौजूद है। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आपने बताया। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए क्या सोर्स हो सकता है? गूगल पे क्या इतना आसान है? जैसे फ़र्ज़ करें ऐसे ही आपने वुमेन प्रोटेक्शन बिल के बारे में जानना है, तो क्या पाकिस्तान वुमेन प्रोटेक्शन बिल लिखेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी? आपका सामने बिल खुल जाएगा, आप उसको पढ़ लें। लेकिन चलें, मैं इसमें ये वो है कि जो लॉ की लैंग्वेज है वो मेरे लिए भी थोड़े अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होती है एक ले पर्सन के लिए। इसके अंदर ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन उसके लिए कुछ लीगल एड सोसाइटीज़ हैं, या आप किसी अच्छे तमीज़ के लॉयर के पास जाएं जो आपको हेल्प आउट करें। मिल जाते हैं आसानी से?
आसानी से तो नहीं मिलते बट मिल जाएंगे, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ठीक है, अच्छा एक वक्फा आ गया है, वक्फे से वापस आते हैं। तो इन हरासमेंट के वाक़यात को कम करने के हवाले से हमने सुना है कि सेल्फ ट्रेनिंग के पे भी काम हो रहा है। ख़वातीन को इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि अगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर उन्हें कोई छूना चाहे या कुछ इस तरह की कोई हरकत हो तो वो अपना मुकाबला कर सके, अपना बचाव कर सके, है ना। तो इस बारे में हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे से वापस आते हैं। सना अमीन जान से इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज ख़वातीन से मुतल्लिक हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सना अमीन। आप एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो सना, हम वर्क प्लेस पे होने वाली हरासमेंट के हवाले से बात कर रहे थे कि ख़वातीन, एक तो बड़ी कम तादाद है ख़वातीन की जो काम के लिए निकलती है, जो मर्दों के शाना बशाना काम करने का फ़ैसला करती है, और फिर वहाँ पे भी उनको काम की जगह पे जो हरासमेंट की शक्ल में जो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उससे बचने के लिए आपने कहा कि क़वानीन मौजूद हैं। आपको ख़ुद जो है वो एक कदम आगे बढ़ के बहादुरी से, जब इज़्ज़त पे बात आ जाती है तो फिर आपको कुछ एक्शन लेना है। सेल्फ ट्रेनिंग के हवाले से भी कुछ प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, बड़े अरसे से हो रहे हैं। तो सेल्फ ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, पहले तो ये बताइए कि आपके पास इसको क्या पूरा मार्शल आर्ट्स सिखा देते हैं ख़वातीन को? किसी लड़के ने छेड़ने की कोशिश की तो बस उसका काम तमाम? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बेस्ट तो ये है कि आप जो है ना ऐसे किसी इवेंट को होने से रोक दें। इससे पहले वो हो पाए, कोई आपके साथ कोई चीज़ कर पाए। सिर्फ ऑफ कोर्स वर्क प्लेस हरासमेंट भी होती है, स्ट्रीट हरासमेंट भी होती है। लड़कियां जो काम पे जाती हैं उन्होंने कम्यूट करके भी जाना होता है, जिसके अंदर बाय कुछ बहुत औरतें बसों में ट्रैवल करती हैं, पैदल भी पैदल भी कुछ चलती हैं आगे पीछे। तो वो इतना सेफ एक्चुअली नहीं होता, बिकॉज मैनी पीपल आउट देयर जो आपके लिए चीज़ें कम्यूट वगैरह डिफ़िकल्ट बना देते हैं। उसका बेस्ट हल ये है कि आप अपने आप को फ़िज़िकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप अपने आप को विक्टिमाइज़ होने से बचा लें, आप अपने आप को डिफेंड कर लें। आई रिमेंबर माई मदर टेलिंग मी कि उन लोगों के ज़माने के अंदर मैट्रिक में ट्रेनिंग हुआ करती थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी, NCC ट्रेनिंग्स होती थी, तो वहाँ पे फिर थोड़ा बहुत उनको सिखाया जाता था। मैंने ऐसी मेरे स्कूल में, कॉलेज में, हमें किसी दोस्त वगैरह के मैंने नहीं देखा कि उनके स्कूल्स में आप ऐसी कोई चीज़ें सिखाई जाएँ जहाँ पे आप उनको सिखाएं कि ऐसी सिचुएशन में आपने किस तरह बिहेव करना है, आपने किस तरह ख़ुद को डिफेंड करना है। बिकॉज ये सिर्फ आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, ये सिर्फ आपका स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं है, आपसे ब्रेन से भी रिलेटेड है। आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग फ्रीज हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप फिज़िकली भी ट्रेंड हो और आप मेंटली भी ट्रेंड हो। तो वो कैसे किया जा रहा है ट्रेन ज़रा उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कुछ पिछले दिनों भी हमने एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के हवाले से एक ट्रेनिंग कराई थी, जिसके अंदर हमने ट्रेन किया था बच्चियों को, औरतों को, लड़कियों को, कि फ़िज़िकली भी उसके अंदर ट्रेनिंग थी और उसके अंदर मेंटल ट्रेनिंग भी थी। उसके ऊपर हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हमें बहुत माओं की कॉलें आई, दे वेरी हैप्पी, दे वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। तो ये सरकारी सतह पे और होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी ट्रेनिंग्स? पहले तो सरकारी सतह पे नहीं थी, हम खुद करा रहे थे। फ़िलहाल हम एक और करा रहे हैं कमिंग वीक में। अच्छा। तो वो जो है थैंकफुली उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, गुड, यस, कांग्रेचुलेशंस। यस, थैंक यू। तो हमें ऐसा लगता नहीं था, लेकिन थैंकफुली दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड इट्स लाइक कि आप प्लीज़ इस तरह से कोई इनिशिएटिव आपने किया तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो सो हमने इसको और ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन किया है इस बार पहले से, कि हमें आपको मेंटली भी ट्रेन कर रहे हैं, फिज़िकली भी ट्रेन कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ उसको साइकोलॉजिकली, अगर आपके साथ ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ है या हो जाए तो उसको साइकोलॉजिकली आपने कैसे कोप अप करना है,
उसके ऊपर उनकी सारी ट्रेनिंग होगी। कौन कौन सी NGOs ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि लोग अक्सर नहीं बात करना चाहते, तो कौन कौन सी जगह उनकी सेफ़ प्लेसेस प्रोवाइड करती हैं, हेल्पलाइंस हैं जहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे कॉल कर सकते हैं? अभी आप शॉर्टली, क्योंकि ये कराची में हो रहा है तो जो कराची में हमें इस वक्त देख रही हैं हमारी बहनें, उनको आप क्या बताना चाहेंगी कि वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहती हैं, तो वो कहाँ पे कांटेक्ट करें? फेसबुक वगैरह पे? वो फेसबुक पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पेज है पहचान के नाम से, वो उसके ऊपर जाएं, हमारा वहाँ पे है सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इट हैज़ नो फीस, फ्री ऑफ चार्ज है। वो उसके ऊपर साइन अप करें, रजिस्टर करें। हम बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प जो हाउस हेल्प है उनको भी रजिस्टर करें, उनको भी लेके आएँ, क्योंकि वो भी वर्किंग वुमेन है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट मतलब नंबर दिया है। मेड्स हैं घर की, आपकी जितने मुलाजमा वगैरह हैं, उनको भी लेके आए हैं? वो सब भी वर्किंग वुमेन है ना, वो भी निकलती हैं, फेस करती हैं, तो हम बहुत इनकरेज करते हैं कि आप प्लीज़ उनको अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि वो अकेले तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे जाके साइन अप करें। वहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है। आप किस नाम से सर्च करें? पहचान, PEHCHAN, पहचान। थैंक यू सो मच सना, क्योंकि प्रोग्राम का ना इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया और अभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इंशाल्लाह हम आइंदा शोज़ में इस पर बात करेंगे। और मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि सना का शुमार एक यंग एडवोकेट्स में तो होता ही है, इसके साथ साथ सना जो है वो सिंध की वाहिद खातून हैं जो पैराग्लाइडिंग करती हैं। ये हज़ारों मीटर से जो है ना वो जंप करती हैं, और सोच के कुछ लोगों को डर लगता है, तो ये इनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त जो है एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच सना, आप थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। वक्फे से जब दोबारा वापस आते हैं तो हमारे साथ होंगे बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए। जो न्यूज़ कैफ़े के रेगुलर नाजरीन हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के। एक नामवर सोशल वर्कर होने के साथ साथ आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और बड़े पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको इस्तिखारा के हवाले से और मुख्तलिफ रहनुमाई के हवाले से लोग याद करते हैं। तो बशीर फारूकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। बशीर साहब, दो तीन चीज़ें मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में, जब तक नाजरीन हमें इस्तिखारा या रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से फ़ोन करेंगे, उनके सवालात से पहले एक तो कल एड्स का आलमी दिन था, हमने उस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए शो तो किया है, मगर मुझे पता चला है कि सिलानी भी एड्स के हवाले से एक पूरा एक प्रोजेक्ट रखता है, काम कर रहा है। फिर दूसरा, ख़ुदकुशी के वाक़यात के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएँ कि क्यों ऐसा हो रहा है सोसाइटी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बीमारी का तज़किरा आपने किया, ये जिनसी बेरारवी की वजह से होती है। और जिनसी बेरारवी कब होती है? जब रियासतें जो है उनका कानून कमज़ोर हो जाए। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि मुजरिमों को कैफर किरदार पहुँचाया जाए ताकि लोग जो है निकाह करें और बेरारवी से बचें। अब जो शख्स एड्स के मरीज़ हो जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते। सैलानी क्योंकि पैदाइश से लेकर मौत तक हर शुबे में अल्लाह ताला की अता से, उसकी दी ताकत से काम कर रहा है। तो हमारी ऑफ़र होती है ऐसे लोगों को भी कि जो घराने तबाह हो गए हैं वो घराने सैलानी से राब्ता करें तो उनकी किफ़ालत का सैलानी एहतमाम करता है। तो ये गुज़िश्ता रोज़ हुआ था ये दिन, लेकिन दिन तो साल में एक मरतबा आता है, बीमारी तो साल भर होती है ना। तो अल्लाह ताला हम मुसलमानों को हर बेरारवी से बचाए। और ये बीमारी जो है ये ख़ुद हमारी गलतियों से वक़ू पज़ीर होती है। तो बस इस पर सबसे बड़ा कसूर रियासत का है कि रियासत की पकड़ दकड़ नहीं है। अगर रियासत की पकड़ दकड़ हो
तो ये जुर्म आगे न बढ़े। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी इसमें कहना चाहूँगा। एक तो गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से ये बीमारी फैलती है, ठीक है, ये बात बहुत बड़ी रीज़न है दुनिया भर में, मगर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी वजह है इसके फैलने की, वो ये कि सिरिंज जो होती है, टीका जिससे लगता है, गाँव देहातों में उन जगहों पर जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर वो दोबारा उनका इस्तेमाल बार बार इस्तेमाल करके, इन हिजाम हजरात जो हैं ये ब्लेड का बार बार इस्तेमाल करके भी ये मर्ज एक से दूसरे तक। लाड़काना कौन सा गांव है भाई? बात तो सही है, मगर लाड़काना में भी अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से। बहरहाल ये कि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारी बदकिस्मतियाँ हैं, जो काम करने के वो हम करते नहीं, जो काम नहीं करने के उस पर लगे रहते हैं। अच्छा, आपका दूसरा सवाल था खुदकुशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं जो। देखें, खुशकिस्मती से वैसे तो माजी में ऐसा नहीं हुआ, मगर इस मरतबा जब ये नई हुकूमत आई तो उसने अनाउंस किया था कि हम 1 करोड़ लोगों को मुलाजमत देंगे। और ये यकीनन तय था कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते। तो हमने जब ये अनाउंस सुना था कि 50 लाख मकान बनाएंगे आप और करोड़ लोगों को मुलाजमत देंगे, तो हमने इनके इंतखाबात से पहले, वज़ीर आज़म जब नहीं बने थे उससे पहले मैंने इनसे कहा था कि आपने कहा है कि मैं करोड़ लोगों को मुलाजमत दूंगा तो आपको हम लोगों से मिलना पड़ेगा। खुलासा ये था। इसके बाद हमारी 4, 5, 6, 7 मीटिंगें हो चुकी हैं वज़ीर आज़म साहब से, और तकरीबन हर मीटिंग में मैंने जो है ना उनको, या हर मौका वाला में हमने इनको अक्सर यही कहा है कि आप जब तक हम ताजिरों से आपका राब्ता नहीं बढ़ेगा आप ये काम नहीं कर सकोगे। और ये देखें, खाने का मसला अब हल हो चुका है काफ़ी हद तक पूरे पाकिस्तान में। देखिए, रियासत ने लंगर खाना या पनाह गाहें या कोई भूखा नहीं सोएगा ये सिलसिला शुरू किया। अगरचे रियासत इसमें ताउन करी गाड़ियों का सिर्फ, या पनाह गाँव की जगहों का खाना तो सैलानी दे रही है, या कुछ चाराने कुछ और लोग दे रहे हैं, बाराना काम तो सैलानी के हाथ में ना। लेकिन साथ साथ लोगों को ये पता चलेगा भूख से हम नहीं मरेंगे, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी से। और बेरोजगारी जो है ना ये इस्लाम में बहुत बुरी चीज़ है। देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को घर बैठ के खाना खिलाने की रग़बत नहीं दिलाई। जब सहाबी रसूल आए और उन्होंने कुछ मांगा, हुज़ूर तो पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार है, बेचने परवरदिगार, आप सबको दे सकते थे, आपके साथ तो पहाड़ भी सोना में चल सकते थे, चलते, लेकिन आपने उनको अपने घर की चीज़ें मंगवा कर नीलाम करवाई और उससे उनको रोज़गार दिया, यानी उनको इंटरप्रेन्योर बनाया, क्योंकि सरकार खुद इंटरप्रेन्योर थे। बेशक बेशक। और इसीलिए हज़रत खदीजतुल कुबरा ने उससे निकाह किया था। तो कहने का मकसद ये है कि एक बार फिर कहूँगा, इमरान खान साहब, आपकी जो टीम है ना, टीम, इसमें कुछ मुखलिसीन शामिल करें। मैंने भरे और मतलब ऐवान में इमरान खान साहब को एक नाम दे दूँगा, ये साहब बैठे हुए, इनको अपना मुशीर बनाए। बदकिस्मती से उन्होंने ऑर्डर भी किया, लेकिन आपको पता है ना, कोई शख्स भी इस वतन की हिमायत में, हर शख्स नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन आखिरकार अगर वो उसको, उस शख्स को जो मैंने नामजद किया था, वो तुम्हारा पानी भी नहीं पीता, और तो दूर की बात है, वो इस्लामाबाद आता ना तो कभी तुम्हें टिकट भी नहीं लेता। लेकिन क्या है कि वो आपको उन लोगों से मिलाता जिनके पास आज 50,000 आदमी काम करते हैं, कल लाख करेंगे, क्योंकि उनको आप पाकिस्तान में मशीनरीज आने में आसानियाँ दे दें, सहूलतें फराम कर दें। अभी आपने जो कपड़े पहने हैं इस पर इस्त्री की हुई है, ये इस्त्री पाकिस्तान की थी, ये आपने, तो आप सोचिए ये हर घर में इस्त्री मौजूद है ना, हम क्यों पाकिस्तान इस्त्री ना बनाए, ना बनाए, हर चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं। क्या हमारे पास सलाहियतें नहीं है? बिल्कुल है। हम जो है एटम बम बना लिए हमने, सुई हम बनाते नहीं हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वजीर आज़म पाकिस्तान को एक बार नहीं 10 बार मैं गोया कह चुका हूँ, मीडिया पे कह चुका हूँ, ये अच्छा इन्होंने बनाया हुआ दाऊद साहब को, बड़ा दाऊद साहब को हम जानते हैं, दाऊद साहब क्या है, ठीक है, अच्छे हो गए, लेकिन मतलब कहने का है कि जो इखलास चाहिए, इखलास, उसके लिए मुखलिस लोग चाहेंगे। हम दावा नहीं करते हम मुखलिस हैं, वह अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इखलास दिया था। रोज़ 2.5 लाख आदमी बरार से फ़ायदा उठाता है, 1.5 लाख अफराद का खाना पकता है। कोई भी आके चेक कर ले, कोई भी आके, पूरे पाकिस्तान में जितना मीडिया सबको चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आके चेक, 1.5 लाख अफराद का खाना हमारे इस्तेमाल होता है पर डे। ये खाली बातें नहीं है, 1.25 करोड़ रुपये का खाना पर डे। कहाँ से, क्या स्टेट बैंक का पाकिस्तान है, हम नोट छापते नहीं, आप लोग हमें पैसे देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ का मैं यहाँ पे इंडोर्स करना चाहूँगा कि कोई ऐसा इदारा जहाँ पे अगर करप्शन नहीं है, प्राइवेट इदारा, तो वो सैलानी है, जहाँ पे करप्शन बिल्कुल ना होने के बराबर। हम कहते हैं जीरो करप्शन, जीरो, अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, आप चेयरमैन हैं। नहीं, मेरे पास, लेकिन देखिए हमारा इखलास अल्लाह ने दिया, ये हमारा अपना कमाल नहीं है। मकसद कहने का ये रियासत के कान पे जू नहीं रेंगती। अच्छा ठीक है, रियासती सतह पे तो वो एक जो गिरावट है वो नज़र आती है, कभी कभी हमें लगता है कि वो एक मेयार को बेहतर होने की ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कल एक जगह पे मैं गया, एक जनाजे में शरीक हुआ। सबसे पहले तो जितने नाजरीन हमारे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई एजाज़ असलम जो एक बड़े फेमस टीवी एक्टर भी हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो कल उनका नमाज जनाजा था। उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सर कल उस जनाजा में मस्जिद के अंदर हमारे ही एक और दोस्त फैसल कुरैशी, उनकी जेब से किसी ने मोबाइल निकाल लिया। मतलब मस्जिद में खड़े, मस्जिद में चोरी, और मतलब मैयत सामने पड़ी है। मैं कल बड़ा परेशान रहा हूँ। मैं एक वो वक्त मुझे थोड़ा सा तंग किए रखा है कि मैं कैसे रिकवर करूँ। यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे मस्जिद और मौत, तो किसी को ख्याल ही नहीं है। अच्छा, ये बात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो बाकायदा मस्जिदों में अनाउंस होना शुरू हो गए कि भाई आंधा देते वक्त मोबाइल का जब वो ख्याल रखो, क्योंकि खुद मेरे CEO साहब के, गजाल साहब के वारिस का इंतकाल हुआ तो हमारे एडमिन साहब का और दोनों का मोबाइल निकाल लिया लोगों ने। जिसका जनाजा था ना उसके बेटे का भी निकाल दिया, क्योंकि आमतौर जनाजे में जो कांधा दिया जाता है, कांधा जी उसमें थोड़ा सा चिपक कर आगे बढ़ा जाता है। तो उसमें अच्छे लिबास वाले लोग, अच्छे लिबास वाले चोर दाखिल हो जाते हैं, अच्छे लिबास वाले, और वो लगता नहीं कि ये चोर हो सकता है, वो हमारे साथ चिपके होंगे और फिर आस्ते आस्ते अपना काम उतार देंगे। तो खास करके एक मस्जिद में जनाजा हुआ ना, तो बाकायदा वो मुझे, मैं तो नहीं थक गया था उसमें, उसने वक्त जुम्मे का जनाजा था तो बड़ा रश था। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि भाई अपने जेब का ख्याल करो। ये बात अब हो गई है बहुत, क्योंकि मोबाइल 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख का हो गया। और अब इन लोगों को पता चल गया कि ये, अच्छा ये भी बेरोजगारी का जरिया सबब है। देखिए ये भी बेरोजगार सबब है। लोगों को रोजगार मिलेगा तो चोरियाँ क्यों करेंगे सर? रोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए, रोजगार नहीं दिया जा रहा, ये सबसे बड़ा अलमिया है। मगर बशीर साहब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा इख्तलाफ भी है कि ये बुनियादी तमीज़ की कमी है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको और मुझे अल्लाह ताला इस आजमाइश में डाल देता तो क्या हम चोरी करेंगे, हम बंदूक लेके बाहर चले जाएंगे? देखिए यार, हम नहीं करेंगे, मगर हर एक की तरबियत का मसला भी है। मगर भूख ने इंसान को पागल किया हुआ है सर, किस कदर क़यामत के महंगाई। और देखिए दोबारा ये कह रहे मिनी बजट तैयार कर रहे हैं। अरे अक्ल के दुश्मनों, गौर करो, अक्ल क्या कर रहे हो? 110% महंगाई बढ़ जाएगी। वैसे ही महंगाई कितनी बढ़ गई है, होगा क्या हमारा? बजट की तो गुंजाइश ही नहीं है हमारे यहाँ। मतलब अरे भाई, भारत ने 8 रुपए फी लीटर तेल गिरा दिया, दाम गिरा दिया, तुम मर गए हो। भारत की मिसाल देते हो, आज हम भारत की करेंसी देख कहाँ तक पहुंच गई, हम कहाँ हैं? खाली बातें करते हैं यार, बातें करते हैं। अल्लाह हम पाकिस्तान को मुखलिसीन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आएंगे। असल में आप दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं हमें, ठीक है, आप इसी तरह कॉल्स करते रहें। अभी दौरान वक्फा भी कॉल कीजिएगा। हम जब वापस आएंगे तो आपके जितने सवालात होंगे उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। अब तक देखते रहिए, आपसे भी दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में बशीर फ़ारूक कादरी साहब हमारे साथ हैं, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिनसे आप दोस्तों के सवालात हम जो शेयर करते हैं। तो आप दोस्तों के जो सवालात हैं वो हम तक दौरान वक्फा पहुंच चुके हैं, उन्हें शामिल करने का वक्त आ गया है। बशीर साहब, सबसे पहले हमें एक खातून ने इस्लामाबाद से कॉल किया, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, नाम बताया, उन्होंने कहा आप टीवी पे मत बताइएगा। और उन्होंने कहा कि उनका पहला बच्चा है जिसको वो जन्म देने वाली हैं इंशाअल्लाह, अगले मंथ उनकी डिलीवरी है। तो इन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर से वो अपना इलाज करवा रही हैं इससे मुतल्लिक, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, मगर वो ऑपरेशन करती हैं ज़्यादातर, तो मुझे ऑपरेशन से बड़ा डर लग रहा है। तो ऑपरेशन से ये ख़ाइफ़ हैं, ये कह रही हैं मुझे इस्तिखारा करके बताएं कि मैं किसी और डॉक्टर से इस मोमेंट पर रब्ता करूँ या ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। शी इज़ गुड। देखिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से तफसीर जलालैन में ये बात लिखी हुई है कि उस ज़माने की ख़वातीन को औलाद के वक्त आसानी हो जाए उसके लिए वो तावीज़ देते थे। उस वक्त उससे नहाती थी वो ख़वातीन। अच्छा। कच्ची मट्टी होती थी,
हम वही तावीज़ जो है जो हदीस पाक में मौजूद है और कुरान पाक की बहुत बड़ी तफसीर जलाली में मौजूद है, वो तावीज़ हम जो है ज़ाफ़रान से छाप कर देते हैं, उसको पिलाते हैं। लेकिन आखिरी दिनों में जब 3-4 दिन बाद जब 9 महीने पूरे हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो मुझे फ़ौरन ये ख़त लिखे सैलानी फिर बादराबाद कराची के पते पर, तो मैं वो तावीज़ भिजवा दूँगा, तरीका इस्तेमाल बता दूँगा उस पर, हम भी बता देंगे। तो इंशाअल्लाह उस तावीज़ के पहनने के बाद अल्लाह ताला की रहमत से बड़ा फ़ायदा होगा। और ये भी कहूँगा कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि डॉक्टर हज़रात की भी कुछ बाज़ पुरुष करें, क्योंकि ऑपरेशन पहले इतने क्यों नहीं होते थे, अब इतने क्यों होते हैं? क्योंकि ऑपरेशन में पैसे लगते ज़्यादा, डॉक्टर को पैसे हर डॉक्टर ही ख़राब नहीं होगी, लेकिन इसमें मालकान का भी इन्वॉल्वमेंट है। कि वो चाहते हैं अस्पताल के मालकान के ज़्यादा हमारे यहाँ ऑपरेशन हो ताकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो, और डॉक्टर जो साहिबा होती है उनको भी इसमें लालच हो जाती है। तो इसकी कोई पकड़ दकड़ करें कि भाई इतने ऑपरेशन क्यों है। इन अस्पतालों में, गायनी अस्पतालों में जाकर देखें, कोई देखने वाला हो तो अच्छी बात है, वरना तो जो कुछ हो रहा है अल्लाह ही हाफिज़ है, वरना तो। फिर जनाब दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। हमें लाहौर से रब्ता किया आसमीन साहिबा ने। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है उसामा, उनका जहाँ पे रिश्ता हुआ था वहाँ से रिश्ता टूट गया था, अब वो दोबारा वहाँ पे रिश्ता करना चाहते हैं। इस्तिखारा करके बताइए कि क्या दोबारा वहाँ पे रिश्ता होना मुनासिब है, इजाज़त आ रही है? जी, इस्तिखारे में इसकी रिश्ते की इजाज़त आ रही है। अल्लाह ताला ने अपने बेहतर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, फिर हमें कराची से एक खातून ने रब्ता किया, बुशरा साहिबा ने। इन्होंने कहा कि इन्हें ट्रैवल फोबिया है, इनको सफ़र करने से डर लगता है, तो जब भी सफ़र करती हैं ये, तो इनका उल्टा जो पाँव है वो सुन्न हो जाता है। तो इस बारे में बताइए क्या? देखिए, ट्रैवल फोबिया की वजह से लोग सफ़र नहीं करते, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, और ख़ास करके जहाज़ के सफ़र से तो बहुत जी हाँ, जी हाँ। या हफीज़ हो या अल्लाह का विर्द करेंगे ना, चलते फिरते उठते बैठते, या हफीज़ हो या अल्लाह, या हफीज़ हो या अल्लाह, तो अल्लाह ताला की रहमत से काफ़ी सिक्योर हो जाएंगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में, बल्कि आपका अपना ही पाँव जो है ना वो सो गया, तो आपने फ़ौरन कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर का नाम लिया तो पाँव जो है फिर सही हो गया। तो जब पाँव कोई चीज़ सो जाए तो उसको दुरुशी पढ़ ले चंद मरतबा और हाथ फेर ले तो शायद चीज़ सही हो जाती है। बिल्कुल सही, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो सफ़र के बारे में भी कहते हैं कि आफियत की वजह होता है सफ़र, वसीला ज़फ़र। हाँ, वसीला ज़फ़र। हाँ, तो ये सफ़र की थोड़ा सा बात हो ही रही है, तो इसकी फजीलत के बारे में बयान कर। सबसे बड़ी फजीलत तो ये कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अच्छा, ये मुसाफिर में रात को सफ़र करो कि रात को ज़मीन समेट दी जाती है। अच्छा। यानी वक्त सफ़र जल्दी कट जाता है। तीसरा, अकेले सफ़र करने से मना फरमाया। चौथा है कि सफ़र में अल्लाह ताला ने नमाज की तादाद कम कर दी, नमाज तो पूरी है लेकिन रकतें कम कर दी। और आखिरी बात यह कि हमारे प्यारे आका सिंबल है पूरी कायनात के लिए। आपने सफ़र में सफ़र किए तो सफ़र वसीला ज़फ़र है, यानी कामयाबी का सबब है। लेकिन ये कि सफ़र वो किया जाए जो जायज़ हो। जैसे बहुत से लोग जो है ना दरियाई सफ़र करते हैं सैर सपाटे के लिए, ये मकरू है। अच्छा, ये समंदरों का सफ़र जो है सैर सपाटे के लिए मकरू है कि ये तो जान लेवा भी तो हो जाता है ना। जी, हाँ, जी, कारोबार के लिए तो दरिया सफ़र होना चाहिए, लेकिन ये सैर सपाटे के लिए जो दरिया सफ़र करते हैं इसको उलमा का दरिया क्या समुद्री सफ़र करते हैं, ये मकरू है। तो सैर सपाटे के लिए जहाज़ का और ज़मीनी सफ़र जो है वो भी मकरू होगा? नहीं, जहाज़ इतना खैर नाजायज़ सफ़र तो सफ़र ही नाजायज़ ही होगा। हाँ। सैर सपाटा लेकिन ये तो मुतलक मना है, मकरू है, मतलब नापसंद है कि भाई, क्योंकि ये ख़तरनाक भी तो है ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, अगर एक शख्स है वो ये कहता है कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, मैं पूरी दुनिया को घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस खूबसूरती को। सीरू फिल अर्द, ज़मीन की सैर करो, क्योंकि अगर कोई चीज़ यानी पानी को देख के बंदा सोचता है कितना अच्छा पानी है, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है। बेशक इस नियत से अगर कोई सफ़र करता है कि मैं कायनात को देखो, पहाड़ों को, दरियाओं को, चश्मों को, हरियाली देखूंगा तो मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, उससे गौर करूंगा कि बनाने वाला कैसा है, समझे। तो ये तो फिर सारा का सारा जिक्र इलाही है, इसको जिक्र इलाही कहा गया। इबादत होगी ना फिर तो ये। तो इबादत होगी, बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, हमें असलम साहब ने कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इन्हें ना थायराइड है और ये कहते हैं कि इन्हें इतनी कमज़ोरी हो जाती है अक्सर के बैठे बैठे ही गिरने लगते हैं, तो इस्तिखारा करके बताइए। बस ये पढ़ते रहा करें, चलते फिरते उठते बैठते, या कवियो या कादिरो, या कवियो या कादिरो, या कवियो या कादिरो पढ़ते रहे। आज जुमेरात है, प्यारा का फरमाता जुमेरात का दिन हाजतों के पूरे होने का दिन है,
और जुमेरात की जो रात होती है शब जुमा, उस रात को दुआ रद नहीं होती। कराची से बात कर रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा मेरे पास आ जाएँ, इशा की नमाज़ हमारे 7:15 बजे हमारे साथ ज़िक्र में शामिल हो जाए, दुआ में शामिल हो जाए। दुआ के बाद आयत तावीज़ दे दूँगा इंशाल्लाह, पानी बना के दे दूँगा जो ख़ास होता है इसका 14 आयतों का। और दुनिया भर से कहूँगा कि जो पाकिस्तान में कराची में रहते हैं वो तो मेरे पास आ जाए। सैलानी मस्जिद बहादुराबाद के राउंड पर है, 7:15 में इशा की नमाज़ है, 9 बजे फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। और पूरी दुनिया के लोग फेसबुक पेज पर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लाइव हमारी सब कुछ चल रहा होता है, शिरकत कर ले इंशाल्लाह। दुनिया अमेरिका से लोग सुनते हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा जी, फिर हमें फैसलाबाद से मुस्तफ़ा साहब ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनकी जो बहन है उनके गले में तकलीफ़ रहती है, तो इस बारे में एक तो इस्तिखारा करके बता दीजिए, कुछ रहनुमाई कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इनकी एक साहबजादी हैं जो 3 साल से जिनके यहाँ औलाद नहीं हुई है उनकी, तो उनके बारे में भी बताइए कुछ। या बारियो या अल्लाह, बारी के माने पैदा करने वाली ज़ात, या बारियो या अल्लाह, या बारियो या अल्लाह 111 मरतबा नमाज उसके बाद पढ़कर 2-3 घूंट पानी पीकर लेकर पानी में दम कर पानी पीने, इंशाल्लाह गले की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। और कोई वजह नहीं है। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनके लिए है कि वो नमाज़ों के बाद या समीओ या मुजीबो 111 मरतबा पढ़े और 7 रोज़े रखें। आजकल मौसम बड़ा ठंडा भी है, दिन भी बहुत छोटा है, और हर रोज़े में इफ्तार के वक्त जो है खजूर लें, उस पर पढ़े 21 मरतबा या मुसव्विरो या मुसव्विरो या मुसव्विर पढ़कर फूंक मारे, उससे इफ्तार करें। 7 रोज़े रखें लगातार, और हर नमाज के बाद जो है या समीओ या मुजीबो 111 मरतबा पढ़े। इस अमल से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को, खुद मेरी दोनों बहुओं को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों। रिजवान साहब की भी कॉल आई हुई है हमें रावलपिंडी से। तो रिजवान भाई आप इंतज़ार कीजिए, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। दौरान वक्फा जो बाकी नाजरीन हैं, आप भी जो अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। जो सवालात होंगे उन्हें वक्फे के बाद शामिल किया जाएगा। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं। और दौरान वक्फा हमने मज़ीद सवालात भी लिए हैं, वक्फे से पहले का भी एक सवाल बाकी है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान साहब ने हमें रावलपिंडी से फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि इनका बेटा है जिसका नाम है सलमान, और उनकी 3 साल उसकी उम्र है। उनकी आंखें टेढ़ी हैं। अच्छा, ये बच्चों में बड़ा देखा जा रहा है, उनकी आंखें आजकल, शायद वो डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि वो टैब वगैरह और मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके भी उनकी आंखों पे फ़र्क पड़ रहा है बच्चों की। बट खैर ये एक अलग चीज़ को रखते हैं। इनकी आंखें टेढ़ी हैं, इनके बारे में कुछ बताइए, कुछ रूहानी तौर पर इलाज हो सकता है? नहीं, रूहानी इलाज भी देते हैं, और एक तजर्बा है, टेनिस बॉल से एक दीवार के साथ उनको बिठा दें, ठीक है, दूसरा फिर आप उसको टेनिस बॉल उसको फेंकें। ये 100% तजर्बे वाला बल है। ये बच्चा जब देखता है बॉल को तो इसकी इतना फोकस करता है कि मुझे पकड़नी बॉल। हाँ। तो टेनिस बॉल लगती भी नहीं है। हाँ। और कोई भाई बैठ जाए, अबू बैठ जाए, अम्मी बैठ जाए, टेनिस बॉल सामने फेंके, इससे खेले थोड़े समय इंशाअल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। ये ठीक है। ये हमारे पास एक मुजरब तजर्बा है इसका, आंखें सीधी करने का। बिल्कुल हो सकता है, बड़े रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं इस तरह फौरन। दूसरा ये कि या शकूर या अल्लाह 111 मतलब पढ़ कर इसकी आंखों पर दम करें। या शकूर, या शकूर के माने सिला देने वाली ज़ात, ठीक है, तो अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह ये आंखें सही हो जाएंगी। और ये टेनिस बॉल वाला काम भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो जितने नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं उन्हें अपने बच्चों के हवाले से या बड़ों के हवाले से आंखों में अगर कोई इस तरह का मसला नजर आता है वो पढ़ सकते हैं, या शकूर या अल्लाह। ठीक है। अच्छा, फिर हमें कराची से कॉल करती हैं फातिमा साहिबा। इनकी वालिदा का नाम सायरा। इन्होंने कहा कि इनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो ज़रा चेक करिएगा। कोई वजह तो नहीं है फातिमा के लिए। बेटा, आप अपने अब्बू को या अम्मी को हमारे पास, अब्बू को भेज दें। हमारे पास सारा दिन हम होते हैं सैलानी में, ख़ास करके ज़ोहर की नमाज के बाद। ज़ोहर की नमाज हमारे 1:15 बजे होती है, वो पढ़ लें तो मुझसे मुलाकात भी हो जाएगी। और आज जुमेरात है, आप भी आ जाए बेटा, आपकी अम्मी को भी लेकर आ जाए, अब्बू को भी लेकर आ जाए।
रात को इज्तिमा अटेंड कर लें, वहाँ पर दुआ में शिरकत करें, हमारी ख़ास दुआ कराते हैं रिश्ते के लिए। फिर उसी जैसे ही ख़त्म हो जाए इज्तिमा, फिर वो मुझसे तावीज़ भी ले लें और पूरे साथ अभी जो मैं आपको दूंगा वो 313 मरतबा हर नमाज के बाद सवाब की नियत से या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़। अल्लाह ताला बड़ा लुत्फ़ करम करने वाला है, आप पर ख़ास रहमत हो जाएगी। आपका नाम इतना अच्छा है, अल्लाह गैबी मदद फरमाए, क्योंकि नाम का असर ज़िंदगी में होता है। प्यारे आका की सबसे पहली शहज़ादी का नाम फ़ातिमा है। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फिर हमें एक ख़ातून हैदराबाद से रब्ता करती हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा है जिसका हमने एक बच्ची के साथ रिश्ता किया, और अब क्योंकि दोनों फैमिलीज़ के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो जो लड़की वाले हैं उनका स्टेटस ज़रा हाई है, तो अब वो इन्हें लगता है कि ये एक अच्छा मैच नहीं है, तो हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। या इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इजाज़त आती है। इस्तिखारा का जवाब ये है कि रिश्ता सही है, रिश्ता सही है, ठीक है। और अगर रिश्ता ख़त्म करने का सवाल करेंगे तो हम जवाब देंगे ही नहीं, वो खुद इस्तिखारा करें, क्योंकि हम रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बैठे हुए ना। मेरा रिश्ता इसका सही है, ये अलग बात है कि ये तोड़ दें या रखें, इनकी मर्जी है। मगर हमसे सवाल किया तो हमने इनका इस्तिखारा कर लिया कि ये रिश्ता सही है, आगे फिर आपकी मर्जी है, आप रखें ना रखें। ठीक है। हाँ, अगर नहीं सही होता तो आप बता देते होते हैं कि इजाज़त नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन अब तो हो चुका ना, हो चुका, हाँ हो चुका, ठीक है। अच्छा, फिर हमें खारिया से रिजवान साहब ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि रोज़गार के लिए कोई वजीफ़ा बताइए। इस महीने का जो निसाब दिया है ना हमने, मैं कहूँगा डायरेक्टर साहब इसे दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये निसाब पूरी ज़िंदगी के लिए अजीम निसाब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वादा किया है ना, मतलब अल्लाह ताला यकीन दिलाया कि जो मुझसे तौबा करता है मैं उसको 4 इनाम देता हूँ। रिस्क की फरावानी, औलाद, तीसरा खुशगवार ज़िंदगी, और चौथा मददगार। तो ये खुलासा कलाम है। तो अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल कय्यूम, अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल कय्यूम, साथ नहीं पढ़ा, रुक के पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल कय्यूम। यानी इसके माने होते हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, तू जिंदा है, जिंदा रखने वाला है, तू कायम है, कायम रखने वाला। फिर इसके बाद 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अब तो 3 दिन ही बचे इस महीने के, 3 रोज़े रख लें। बाकी है कि सारी ज़िंदगी पढ़ने का वजीफ़ा है अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल कय्यूम। इसकी बरकत से रोज़ी मिलती है, औलाद हो जाती है, रिश्ते हो जाते हैं, जो ख़ानदान वाले जो मददगार नहीं होते वो मददगार बन जाते हैं, और ज़िंदगी बदहाल होती है तो खुशहाल हो जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फिर हमें फ़रहा साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि ये किराए के घर पे रहती हैं और किराया अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, हमारे बहुत सारे वैसे बहन भाई हैं जिनका ये मसला है। कुछ रहनुमाई कीजिए। अल्लाह ताला का एक नाम है हसीब। हसीब के माने हैं किफ़ायत करने वाला, किफ़ालत करने वाला। या हसीबो या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह, ये 200 मरतबा नमाज के बाद पढ़े, अल्लाह ताला आपकी गैस मदद फरमाएगा। वाला के 3 बार दूसरी पढ़े, या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी सी किफ़ालत कर देगा कि हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से बात करूँ। प्रोड्यूसर साहब, हमें आखिरी सवाल जो था वो आपने बताया था, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। अशरफ साहब वाला, जिनके भाई अख्तर थे, अच्छा उनके रिश्ते के लिए था। यस, हमने रिश्ते का ही इस्तिखारा करवाया था। इस्तिखारा कराया था, लेकिन कोई रिश्ते में रुकावट नहीं है। अच्छा, बस ये है कि उनको वजीफ़ा देना है, या राफ़ियो या मुइज़्ज़ो। राफ़े के माने बुलंद करने वाला, और मुइज़्ज़ के माने होते इज़्ज़त देने वाला। ठीक है। या राफ़ियो, ये 100 मरतबा पढ़ना, दोनों लफ्ज़, या राफ़ियो या मुइज़्ज़ो, या राफ़ियो या मुइज़्ज़ो, या राफ़ियो या मुइज़्ज़ो। अल्लाह ताला बुलंदी भी अता फरमाएगा और इज़्ज़त देगा, तो रिश्ते आसान हो जाएंगे। अब अल्लाह के 3 दिन बाद दूसरी पढ़ लो। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल की जा सकें। तो वो नाजरीन जिनकी कॉल्स नहीं मिली या जिनकी कॉल्स शामिल नहीं हो सकें, वो कल भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल भी जनाब बशीर फारूकी साहब हमारे साथ 10 बजे से लेकर 11 बजे तक इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आपका बेहद शुक्रिया बशीर साहब, आप तशरीफ़ लाए, मगर जब तक आप दुआ नहीं करवाएंगे तब तक छुट्टी नहीं होगी हमें। तो एक आप दोस्तों से इजाज़त का वक्त है। सबसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ दुआ में शरीक हों। ये सब मिलकर हाथ उठाते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही हमारे माँ बाप की, हमारे महरूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र और अज़ाब दोज़ख से बचा ले। आज के दिन में जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया, जो लोग हमें सुन रहे थे, जिनका जो मसला है अपनी रहमत से हल फरमा दे और पूरी उम्मत के मसाइल हल फरमा दे। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फ़ाक़ा, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाई की परेशानी और अफरा तफरी और लूट खसूट, रुश्वत, सूद, कमीशन, भत्ते, आवान, ब्लैक मेलिंग की परेशानी, अलगज़ हर परेशानियों से हम अहले पाकिस्तान को, हम आका अहमद को छुटकारा अता फरमा, छुटकारा अता फरमा, छुटकारा अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही।